अब हमें आना है मेलबर्न टेस्ट की तरफ, जिसका चौथा दिन है। 317 रन हदफ के तागु में पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है और अब से कुछ देर पहले तक ग्रीन कैप्स ने 2 विकेटों पर 71 रन बना लिए थे। और जनाब इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 262 रन पर आउट हो गई थी और अभी हमारे जो रन हैं वो तकरीबन 133 तक पहुंच चुके हैं और 3 विकेटें हमारी गिर चुकी हैं। और शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा ने 4-4 शिकार किए थे। आमिर जमाल ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 318 रन स्कोर किए थे। पाकिस्तान की टीम पहली बारी पर 264 रन का मजमूआ स्कोर बोर्ड पर सजा चुकी थी और कैंगरूज को पहली इनिंग्स में 54 रन की बढ़तरी हासिल हुई थी। अभी भी हमारी ग्रिप है, हमारे बॉलर्स छाए हुए हैं। बाकी बताएंगे सुहेब अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सुहेब साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ऑल गुड, ऑल गुड। अच्छा सुहेब साहब, मुझे बताइएगा आपके व्यूज क्या हैं मेलबर्न में जो कुछ हो रहा है? कितने सेटिस्फाइड हैं आप और आपको लग रहा है कि हम जीत जाएंगे? देखिए, बहुत सेटिस्फाइड हूँ, चाहे आप जीते या ना जीते। एक बॉलिंग अटैक जो कि बिल्कुल थर्ड लेवल का बॉलिंग अटैक कहला रहा था। 132 किलोमीटर इन आवर पे इनके सारे मीडियम पेसर्स हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चने चकवा दिए। और आप ये देखेंगे दोनों इनिंग्स में उनको ऑल आउट किया है। बहुत कम होता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को एक ही इनिंग्स में, एक ही टेस्ट मैच में 20 विकेटें ले लें दोनों तो इनिंग्स मिला के। तो आई थिंक इट्स बीन अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस। और स्टैट्स बताती है कि जब भी आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ऑल आउट किया है दोनों इनिंग्स में, तो 7 में से 4 दफा आप जीते हैं और जो आप 2 दफा हारे हैं वो भी आप समझिए 170-180 का टारगेट नहीं चेस कर सके। तो इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टैट और बहुत अच्छा शगुन है ये। बहुत अच्छा शगुन है। अच्छा मुझे ये बताएगा, ये जो हमारा बैटिंग ऑर्डर है, टॉप बैटिंग ऑर्डर है, इसको क्या हो गया है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कुछ मखसूस खिलाड़ी हैं वो अपना इंटेंट शो कर रहे हैं, बाकियों को पता नहीं क्या हो गया। अब आप देखें कि इमाम की भी वही रविश है, अब्दुल्ला शफीक भी आपके सामने है, वो भी आउट हो चुके हैं और अभी बाबर तो क्रीज पर हैं। शान मसूद के अलबत्ता 60 रन हैं। तो ये टॉप बैटिंग ऑर्डर क्या कर रहा है? देखिए, बात ये है कि अब्दुल्ला शफीक ने भी 50 बनाए इस सीरीज में, इमाम उल हक ने भी पर्थ टेस्ट में 50 बनाए थे। आई थिंक जरा सा जो इनको प्रॉब्लम है, ये आदी नहीं है इतनी जल्दी पेस खेलने पे। देखें, एक पैच है पिच के ऊपर जो कमिंस बहुत अच्छी तरह एक्सप्लॉइट कर रहा है, जहाँ पे बॉल पड़ के बड़ी तेजी से अंदर आती है, जिसपे इमाम उल हक एलबीडब्ल्यू है। और पाकिस्तानी बल्लेबाजों का असल में जरा सा एक मसला है, वो ये है कि दे डोंट नो द राइट बॉल टू लीव। अभी अब्दुल्ला शफीक भी जो सुबह सुबह आउट हुए, वो काफी डॉट बॉल्स खेलते रहते, नो प्रॉब्लम। उनको फिर जरा सा एक बेचैनी हो जाती है कि मैंने इतनी डॉट बॉल्स खेल ली, तो अब मुझे एक अटैकिंग शॉट खेलना जरूरी है, चाहे गेंद बनी या ना बनी उस शॉट के लिए। तो आई थिंक जरा सा पाकिस्तानी बल्लेबाज को जरा सा टेम्परामेंट दिखाना है। दूसरा ये है कि पिच जो है, इसमें एक पैच ऐसा है जहाँ बॉल रेयर अप हो रही है। आप देखेंगे टी से जो आखिरी ओवर था कमिंस का टू बाबर आजम, उसमें से कोई 6 में से 4 गेंदें जो है बाबर से खेली नहीं गई, क्योंकि वो ऐसे स्पॉट पे पिच हो रही थी। अच्छा, वैसे सुहेब साहब कल हमारे साथ थे, अवैस भी थे, मैंने उनसे भी ये बात की। मुझे पता नहीं क्यों बाबर फिट नहीं लग रहे। बाबर थोड़ा सा वेट भी गेन कर रहे हैं, उनके रिफ्लेक्सेस उस तरीके से नहीं लग रहे हैं, उस तरीके से बॉल आ नहीं रही है कि क्या मसला है उनके साथ? क्या आपने ये ऑब्जर्व किया? नहीं, आई एम नॉट too sure about his fitness because reason is कि वो फील्ड में थ्रू आउट रहे हैं, और जब एक खिलाड़ी जो है पूरी इनिंग्स में फील्डिंग करे तो कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए, ना कोई ओवरवेट है। इमाम उल हक का जरा सा वेट नजर आता है। उनके बारे में तो मेरा ख्याल है कि उनको शादी की छुट्टी दे देनी चाहिए थी कि आप हनीमून पर जाएं, रिलैक्स होके आए, घूमे फिरे, उसके बाद जरा कुछ थोड़ी ट्रेनिंग प्रैक्टिस करें और अपने आप को ना चार्ज करके वापस आएं, क्योंकि वो बहुत स्लो खेल रहे हैं, रन रेट भी इफेक्ट कर रहे हैं। आज भी महज में उन्होंने 12 रन बनाए और वो आउट हो गए। हाँ, सही बात है। वो पर्थ की इनिंग्स के बाद उनसे बिल्कुल सही मानों में खेला नहीं जा रहा। बट कमिंग बैक टू बाबर आजम, देखिए बाबर की एक टेक्निक की खामी रही है जो कि वो सही नहीं कर सक रहे हैं टू द इनकमिंग बॉल, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट बॉलर हो। उनके जरा सा आप अगर रिकॉर्ड देखें पिछले 1.5-2 साल का, तो लेफ्ट आर्म स्पिनर पे टू द बॉल दैट कम्स इन उस पे आउट होते हैं, टू द ऑफ स्पिनर टू द बॉल दैट कम्स इन जो गेंद उनके अंदर स्टंप्स पे आती है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, उस पे जरा से वो लेकिन ठीक है, फिटनेस इश्यूज नहीं होंगे, वो काफी देर से फील्ड में है, लेकिन उनका बैट भी काफी स्लो आ रहा है। आपने ये ऑब्जर्व किया?
नहीं, आई एम नॉट दैट टेक्निकल, आई एम सॉरी। ये कोई क्रिकेटर ही बता सकता है कि बैट स्लो आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो डिस्कस हुआ है कि बैट एंड पैड के बीच में गैप ज्यादा है। वही अच्छा। मैंने आपसे कहा ना, जो इनकमिंग बॉल है उस पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और शाहीन शाह अफरीदी और मीर हमजा के बारे में क्या कहेंगे? मैं कह रही हूँ छाए हुए हैं मुंडे। देखिए, खास तौर पे मीर हमजा, क्योंकि देखिए वो आके इतने अरसे बाद एक टेस्ट मैच खेलने में, सामने आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने शायद पाकिस्तान में खेला था 2-3 साल पहले, और इस पिच के ऊपर आके इतनी अच्छी स्विंग करना, इतनी अच्छी गेंदबाजी करना, आई थिंक ही बोल्ड बेटर देन शाहीन आल्सो, और आई थिंक इट्स रिमार्केबल। और शाहीन को भी अब बहुत जरूरत थी इन विकेटों की, बिकॉज ही इज द मेन स्ट्राइक बॉलर फॉर पाकिस्तान, और वो विकेटें अगर नहीं ले तो एक प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इस इनिंग्स में दोनों शाहीन ने और मीर हमजा ने बहुत आला बॉलिंग की। मीर हमजा की खास बात ये रही है कि उनके पास पेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो लाइन और लेंथ रखी, जो स्विंग। अच्छा, वैसे अगर एज कंपेयर टू अगर हम पिछली इनिंग्स की बात करें तो उससे कंपेयर करते हुए आपको कुछ पेस बेहतर लग रहा है? मतलब इनका क्या आपने फील किया है? नहीं, आई थिंक आमिर जमाल इस वक्त फास्टेस्ट बॉलर है इनमें से। आई थिंक 139 140 तक उसने गेंदबाजी में टच किया है। उसके अलावा तो ना हसन अली, ना मीर हमजा, ना शाहीन शाह अफरीदी उस पेस तक पहुंच सके हैं। 130 और 135 के बीच में गेंदबाजी कर रहे हैं ये लोग। I think only Amir Jamal has been able to generate pace because I think he's got more power in his shoulders. जरा सा रन अप उनका अच्छा है and it is more suited to pace. तो आमिर जमाल को फिर आप वनडे T20 में देख रहे हैं आगे? I think he should have been. I think वर्ल्ड कप जब हुआ था भारत में, अभी उस वक्त भी बातें ये हो रही थी कि did we miss Amir Jamal there because he is a good hard hitter. और इन्होंने जो T20 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए, पहले आई थिंक इंग्लैंड जब 7 T20s के लिए आई थी तो उन्होंने खेले थे, इम्प्रेस किया था विद बोथ हिज बॉलिंग एंड बैटिंग। सो आई थिंक ही कुड बी देयर फॉर व्हाइट बॉल क्रिकेट। यस जी बिल्कुल, आपने ये सही कहा। अच्छा, कल मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी शान मसूद की, जिसमें वो सरफराज के हवाले से बात करते हुए कह रहे थे कि जी आप उनको ये ना समझे कि हमने ड्रॉप कर दिया है, उनको ड्रॉप नहीं किया, वो स्टैंड बाय हैं। कंडीशंस और मोमेंट्स को देखते हुए उनको भी यूटिलाइज़ किया जाएगा। तो रिजवान का जो इंतखाब है वो हमने कंडीशंस को देखते हुए किया है, जिस पर कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट्स की ये राय है कि ये बिला वजह की ये ना पॉलिटिक्स ना की जाए। ड्रॉप मतलब ड्रॉप होता है, ये क्या मतलब हुआ कि जी स्टैंड बाय रखा हुआ है? तो इसका मतलब ये है कि जो रिजवान अगर आ गया तो वो भी ये सोच रहा होगा कि भाई मुझे तो ऐसे ही खिला रहे हैं, अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर सरफराज को ले आएंगे। ये क्या पॉलिसी हुई कि जनाब ड्रॉप तो नहीं किया है वो इधर ही? इस पॉइंट के ऊपर आपको याद है कि 2-3 रोज पहले भी आपने मुझसे ये सवाल किया था, मैंने यही जवाब दिए थे कि बिल्कुल गैर जरूरी ये पॉइंट था और कोई जरूरत नहीं है। ड्रॉप किया है तो रिजवान आया है ना, तो ड्रॉप इज अ ड्रॉप, चाहे आप उसको रेस्ट कहें, चाहे आप उसको जरा सब बिठा के सबर का पैमाना टेस्ट करने की बात करें, कुछ भी करें, ड्रॉप इज अ ड्रॉप। इट इज नॉट प्लेइंग इन दिस टेस्ट मैच एंड इज फुली फिट। मुझे ऐसे लग भी नहीं रहा सोहेब साहब वैसे कि कोई शान मसूद किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स में होंगे या किसी कंट्रोवर्सी को लेकर चल रहे होंगे। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो जो इंटेंट शो कर रहे हैं वो तो बड़ा अच्छा है। नहीं, ही इज नॉट द सॉर्ट। उनसे सवाल पूछा गया होगा और उसकी वजह से ये स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई आपने सरफराज को क्या, उसका करियर खत्म हो गया। इस तरह के सवाल आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या उनसे बाय द वे पूछा जाता है, उस पे उन्होंने जवाब दिया होगा कि नहीं, ड्रॉप का मतलब ये है कि इस मैच के लिए ड्रॉप किया है, लेकिन उनका करियर में उनको ड्रॉप नहीं किया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब नया साल है, उसको हमने वेलकम करना है, तो मेरा ख्याल है कि अगर तो ये तारीख रकम हो गई तो शान मसूद के लिए तो ये बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका अगर हम जीत गए? पूरी टीम के लिए, पूरी टीम के लिए, पूरे मुल्क के लिए, बिकॉज़ शान मसूद ने जाहिर बात है इस गेम में आगे बढ़ के खेला है, दोनों इनिंग्स में 50 बनाए। ये पहली तीसरी दफा है, ओनली द थर्ड टाइम कि एक पाकिस्तानी कैप्टन ने ऑस्ट्रेलिया में दोनों इनिंग्स में और 50 किए हैं। इंतजाम भी नहीं कर सका, मोहम्मद यूसुफ भी नहीं कर सका, बड़े बड़े बल्लेबाज हैं। तो हनीफ मोहम्मद थे, उसके बाद इमरान खान थे और अब जो है शान मसूद है। तो ही इज द थर्ड पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन टू स्कोर 15 बोथ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया। तो बड़ी बात है क्योंकि शान मसूद का वो लेवल नहीं है जो दूसरे बल्लेबाजों का है जिनका मैंने नाम लिया, लेकिन उसके बावजूद मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर्स हैं, उनसे फिर क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए आज के दिन के हवाले से? क्योंकि अब ये देखिए ना, शुरू वाले तो 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। देखिए, पहली इनिंग में भी आपने यही नोट किया था कि आप कोई 100 for 1 थे समथिंग, एकदम से आप कोलैप्स हो जाते हैं।
यही देखना पड़ेगा कि क्या दीज मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जो अभी खेल रहे हैं, बाबर आजम और सऊद शकील पे रिजवान ने आना है, क्या ये 3 बल्लेबाज जो हैं ये अपना लोहा मनवाएंगे इस पिच के ऊपर? और उसके बाद फिर आमिर जमाल और सलमान अली आगा ने अपने ऑलराउंडर के क्रेडेंशियल्स को प्रूव करना है। एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ऐसी पोजीशन से काफी दफा लड़खड़ा गया है। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।